Okay. So, guys, today we are going to discuss. We were basically discussing ideologies, different ideologies. We discussed liberalism, we discussed capitalism, and today we will discuss democracy. Democracy, its meaning, its models, or you can say types, and state of democracy in Pakistan. पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के जो स्टेट है या पोजीशन है वो क्या रही है एंड लास्टली वी विल डिस्कस द मॉरल जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी मॉरल जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी लास्टली हम इस चीज को पढ़ेंगे ठीक है तो आज हम क्या पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इट्स द मीनिंग मॉडल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड लास्टली द मॉरल जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है वो क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे So let's start. Okay, what is democracy in your view? ये आपने काफी दफा लफ्ज डेमोक्रेसी जमहूरियत सुना होगा इसके बारे में डिफरेंट व्यूज सुने होंगे ये क्या है कैसे हैं इसको आज हम जनरली डिस्कस करेंगे ठीक है तो डेमोक्रेसी को पढ़ने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस इट्स ओरिजिन हम इसको ट्रेस करते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है डेमोक्रेसी की ठीक है तो जो डेमोक्रेसी की ओरिजिन है जो टर्म डेमोक्रेसी है ये भी आपको हमेशा की तरह एंशिएंट ग्रीस से मिलेगा एंशिएंट ग्रीस यानी कि यूनान से आप लोगों को हमने पहले ही लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको पता था कि ग्रीक यूनान उसके अंदर एथेंस था जिसके अंदर लोग रहते थे जिसमें आपने सोक्रेटिस प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ा था ये उस यूनान की बात हो रही है ठीक है इसका टर्म भी वहीं से निकला है मिसाल जैसे डिफरेंट दूसरे वर्ड्स हैं लाइक क्रेसी ठीक है आपने काफी सुने होंगे जिसके लास्ट में क्रेसी होगा लाइक ऑटोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी ये सारे जो क्रेसी वाले वर्ड हैं ये बेसिकली यूनान से आए हैं इनकी ओरिजिन यूनान से है तो अगर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स ये दो ग्रीक वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक वर्ड है डेमोस ग्रीक वर्ड डेमोस which means people and second word is kritos which means power or rule तो अगर हम डेमोक्रेसी को यूनानी हिसाब से देखें तो हमें पता चलेगा कि द रूल ऑफ पीपल द पावर ऑफ पीपल ये इसकी बेसिक ओरिजिन है जिससे ये टर्म निकला है डेमोस यानी पीपल क्रेटोस यानी पावर ठीक है पावर ऑफ द पीपल तो अगर डेमोक्रेसी को हम देखें तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी रूल बाय द डेमोस और बाय द पीपल यानी कि लोगों की हुक्मरानी ठीक है या लोगों का पावर ठीक है ये इसकी माना निकलती है ओरिजिन के हिसाब से बट जब हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज स्टिल कंटेस्टेड यानी डेमोक्रेसी की याद रखिएगा कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी डेमोक्रेसी की और फिर आपने जिस सिस्टम को स्टडी करना है तो आप उस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को वहां पे इस्तेमाल करते हैं यानी इस डेफिनेशन को कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या ऑपरेशनल डेफिनेशन वो होती है जो आप एक डेफिनेशन को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन तो डेमोक्रेसी की भी आप ऑपरेशनल डेफिनेशन ले सकते हैं डेमोक्रेसी की कोई भी एक यूनिवर्सल या एक डेफिनेशन नहीं है वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था उसका रीजन ये है कि दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस social science basically deals with the behavior of people so the behavior of people is unpredictable it is not absolute it is not exact so hence the social sciences study with the behavior of people as well as the behavior of people is not constant or absolute so the definition or the subject matter of the different views of the social science can be contested तो उनको आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं यानी एक डेफिनेशन उसकी नहीं होती है उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस होती हैं तो सिमिलरली डेमोक्रेसी के अंदर भी यही है डेमोक्रेसी के अंदर क्या है जो मीनिंग है उसकी
वो चेंजेबल है, ठीक है, और ओरिजिन आपने पढ़ा। तो अभी हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग के ऊपर चलेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी की, ठीक है। बट डू रिमेंबर, ये जो मीनिंग है, मैं बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन या मीनिंग, ये आपको जो है, ये अगेन दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एक मीनिंग, जनरल मीनिंग है। बाकी आपने जब स्टडी करना है कहीं भी डेमोक्रेसी को, तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, बट जनरली ये चीजें समझी जाती हैं, ठीक है। ओके, तो मीनिंग के हिसाब से अगर पहली डेफिनेशन देखें, पहली मीनिंग देखें, तो हमें पता चलता है डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो हमें इब्राहिम लिंकन देता है। इब्राहिम लिंकन, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ही सेड, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। उसने डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन कि वो हुकूमत जो लोगों के जरिए हो, जो लोगों के लिए हो, और जिसको लोग करें, वो डेमोक्रेसी होती है, वो कहता है। यानी लोग अपने इलेक्ट करें अपने मेंबर्स को खुद ही, और वो हुकूमत लोगों के लिए ही काम करे, ठीक है, और वो लोगों से ही हो, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। एक डेफिनेशन ये है जो इब्राहिम लिंकन ने दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक डेफिनेशन ये है डेमोक्रेसी, ठीक है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो एक और डेफिनेशन है इसकी, या मीनिंग है, जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। यानी डिसीजन मेकिंग का वो सिस्टम जो बेस करे मेजोरिटी रूल के ऊपर, यानी जिसकी अक्सरियत हो वही डिसीजन मेकिंग करें, उसे भी हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है या मीनिंग है, यानी सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। यानी मेजोरिटी के लोग जब डिसाइड करते हैं चीजें, उस सिस्टम को भी हम डेमोक्रेसी। थर्डली अगर देखें मीनिंग इसकी, तो हमें पता चलता है अ सिस्टम ऑफ रूल that secures the right and interest of minorities by placing checks upon the power of majority। ये भी एक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, जिसकी मीनिंग है कि जो मिनॉरिटीज के इंटरेस्ट हैं या मिनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, उसको जब प्रोटेक्ट किया जाए मेजॉरिटी से, उससे भी हम डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी ये वो रूल है जहां पे मेजॉरिटी की हुकूमत तो होती है, बट जो मिनॉरिटी है उसके राइट्स, उसके इंटरेस्ट सेफ होते हैं, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के अंदर। एक लास्टली मीनिंग इसकी देखें तो मीनिंग्स, इट मींस अ फिलिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेज थ्रू अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर पॉपुलर वोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के जरिए और अवाम के वोटों के जरिए जब नुमाइंदे इलेक्ट हों, उस प्रिंसिपल को भी हम क्या कहते हैं? उस प्रिंसिपल को भी हम डेमोक्रेसी कहते हैं। उस सिस्टम को भी डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करें और अपने वोट के साथ इलेक्ट करें। हम उसे भी क्या कहते हैं? उसे भी डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मीनिंग है डेमोक्रेसी की, जो आपको अभी पता चली। हमने ओरिजिन पढ़ा डेमोक्रेसी का कि क्या है, ग्रीस से आया था, और फिर हमने इसकी मीनिंग पढ़ी कि मीनिंग क्या है इब्राहिम लिंकन के नज़र में, और डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी के रूल से, ठीक है, मिनॉरिटी के पावर्स को प्रोटेक्ट करना। और जब आप अपने पब्लिक ऑफिसर्स को, यानी कि अपने नुमाइंदों को जब अपने वोट के साथ और एक कंपेटिटिव इलेक्शंस के जरिए इलेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो नाउ कम ऑन दी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर फीचर की बात की जाए तो पहला फीचर है दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या? पॉलिटिकल इक्वालिटी। व्हाट डज मीन बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी? इक्वालिटी हमने लिबरलिज्म के अंदर भी पढ़ा था, आपको याद हो अगर तो। इट मींस एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस। यानी पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस को जब बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? It ensures that individual members carries the same weight. All voices are equally loud.
यानी कि सब लोगों की आवाजें, सब लोगों की डिमांड बराबरी के बेस पे सुनी जाएं, उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? यानी राइट टू वोट, द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड सो ऑन। 18 साल के जो भी बंदे हो जाएंगे उनको वोट देना उनका राइट होगा, दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। हर बंदा इलेक्शन पे खड़ा हो सकता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। वोट कास्ट कर सकता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। आपको पॉलिटिकल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारे पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर आते हैं। तो ये डेमोक्रेसी आपको कहती है कि जो इंसान है वो चूंकि बॉर्न फ्री पैदा हुआ है, आजाद पैदा हुआ है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी भी उसके लिए होनी चाहिए। तो पॉलिटिकली भी वो इक्वल होता है, यानी यहाँ पे गरीब अमीर का कोई हिसाब नहीं होता वोट देने के अंदर, इलेक्शन में खड़े होने के लिए। फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से सब बराबर होते हैं, उसे हम पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। ठीक है। और जो आप मैसेजेस आपके नहीं आ सकते क्योंकि ये सिस्टम से ही जो मैसेजेस चैट है वो ऑफ हुई हुई है, तो ये आप अपने क्वेश्चन लिख के रखें। लास्ट में मैं जो है अनम्यूट करूंगा तो आप उससे क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। तो एक फीचर ये है पहला डेमोक्रेसी का, कि जिसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी ऑल पीपल शुड बी गिवन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इन टर्म्स ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, वोट कास्टिंग, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये सबको बराबरी के बेस पे देने चाहिए और ये डेमोक्रेसी के अंदर होता है। ठीक है, एक फीचर ये है। दूसरा फीचर डेमोक्रेसी का मेजोरिटी रूल। डेमोक्रेसी में हमेशा मेजोरिटी रूल होता है। It means the rule that the will of the majority or numerically strongest overrides the will of the minority. दूसरा फीचर क्या होता है? मेजोरिटी रूल। व्हाट डज मीन बाय मेजोरिटी रूल? मेजोरिटी रूल का मतलब ये होता है कि जो विल होती है वो मेजोरिटी लोगों की होती है जो न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। न्यूमेरिकली कहते हैं नंबर्स के हिसाब से, यानी जिसके नंबर्स ज्यादा होंगे वो मिनॉरिटी को ओवरराइड कर लेंगे। यानी मिनॉरिटी की यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे किसकी चलेगी? मेजोरिटी की चलेगी। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी के लोग क्या होते हैं? वो न्यूमेरिकली स्ट्रांग होते हैं। न्यूमेरिकली का मतलब है नंबर्स में ज्यादा होते हैं, यानी वो मेजोरिटी जो नंबर्स में ज्यादा हो उसका रूल होता है हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर। ये उसका दूसरा फीचर है। इन दिस मिनॉरिटी हैज टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ मेजोरिटी। इस मेजोरिटी रूल के तहत क्या होता है कि मिनॉरिटी को मेजोरिटी के रूल को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, उसे कहते हैं जो है मेजोरिटी रूल कहते हैं। और ये पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है इसका दूसरा फीचर है। ठीक है, दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या? मेजोरिटी रूल होता है। ठीक है, क्या? मेजोरिटी रूल। डेमोक्रेसी में एक मेजोरिटी रूल होता है और दूसरा पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, सबको बराबर। ये दो मेन फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। तो अभी क्या पढ़ा हमने? अभी तक हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी की ओरिजिन क्या है, और फिर हमने पढ़ा कि उसकी मीनिंग क्या है, और फिर हमने पढ़ा कि उसके फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या? मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, या इसको आप टाइप्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, या मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो मॉडल्स या टाइप्स की बात की जाए तो एक क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हमें मिलता है, या टाइप मिलता है कि क्लासिकल डेमोक्रेसी है। दूसरी हमें प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी मिलती है, और तीसरा हमें डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी मिलती है। ठीक है, अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्लासिकल डेमोक्रेसी क्या है, इसकी ओरिजिन क्या थी, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी क्या है, इसकी ओरिजिन और इसके फीचर्स क्या हैं, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। ये सारी चीजें अभी हम जो है इसको हम एक बाय एक स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉडल्स और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर। ओके, तो द फर्स्ट model or type of democracy is called classical democracy. It is also called Athenian democracy. इसको एथेनियन डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और इसको तीसरा नाम दिया जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को तीसरा नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्या पहला मॉडल क्या है? क्लासिकल मॉडल या एथेनियन और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये कहां से आया था? ये सबसे पुराना डेमोक्रेसी का फॉर्म है।
जो आपको यूनान के अंदर यानी एथेंस के अंदर मिलेगा, ग्रीस के अंदर। द क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पोलिस or city-state of ancient Greece, and particularly on the system of rules that developed in the largest and the most powerful Greek city-state, Athens, in 1404 to 5th before Christ. ठीक है, ये जो क्लासिकल मॉडल या एथेनियन डेमोक्रेसी का मॉडल है, ये हमें आज से तकरीबन कोई 2500 या 3000 साल पहले एथेंस के अंदर मिलता है, ग्रीस के अंदर मिलता है। ये सिस्टम वहां पे होता था, वहां पे इसको फॉलो किया जाता था। ठीक है, सिस्टम की ओरिजिन वहीं से है। तो इसका मतलब क्या था अभी? इसका मतलब था डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच पीपल डिसाइड एवरीथिंग इन अ मास मीटिंग। यानी कि उस दौर में क्लासिकल मॉडल में या एथेनियन डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता था कि लोग डायरेक्टली एक मीटिंग के अंदर अपने वोटों को डिसाइड करते थे, अपने डिसीजन मेकिंग करते थे उस टाइम पे। यानी वहां पे कोई भी वोट कास्ट का सिस्टम नहीं था, कोई भी मेंबर्स का सिस्टम नहीं था। वहां पे जो भी चीजें डिसाइड होती थी वो सिटी स्टेट के अंदर लोग आते थे और वो हाथ खड़े करते थे अपने कि हमें ये डिसाइड करना चाहिए, ये डिसाइड नहीं करना चाहिए, और ये वहीं के वहीं चीजें डिसाइड करते थे। यहाँ पे ये सीन नहीं होता था कि पहले अपने मेंबर इलेक्ट करो, वो आगे जाएं, वो लेजिस्लेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं। क्लासिकल मॉडल के अंदर क्या था? क्लासिकल मॉडल के अंदर लोग डायरेक्ट अपने वोट का इस्तेमाल करते थे और बाहर आते थे और कहते थे ये चीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और वही चीजें, कानून वहीं पे वही चीजें बनाई जाती थी। उसे कहते हैं डायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, क्या डायरेक्ट वोटिंग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसमें शरायत क्या थी उस टाइम पे? Only the male citizen of Athens above 20 years were able to participate in decision making. उस टाइम पे सिर्फ मर्द हजरात जो थे और वो भी 20 ईयर से बड़े जो थे, सिर्फ उनको राइट होता था कि वो जो है वोट कास्ट कर सकते थे, डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, और जो स्लेव्स थे, जो वुमेन थी, जो फॉरेनर थे, वो इस पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होते थे उस टाइम। यानी कि वहां पे जो डिसीजन मेकिंग होती थी, डायरेक्ट लोग बाहर निकल आते थे और डिसाइड करते थे आके वहीं पे खड़े होके। तो उसमें मेल सिटीजन, एथेंस के रहने वाले और 20 ईयर से अबव जो होते थे, सिर्फ वही करते थे। और वहाँ की जो फीमेल्स थी और वहाँ की जो स्लेव्स थे और वहाँ के जो फॉरेनर्स थे जो दूसरी सिटी स्टेट से आते थे, उनके पास ये राइट नहीं होता था वोट का। ठीक है, वो उसे ये राइट नहीं देते थे, ये सिर्फ सिटी स्टेट के लोग होते थे उसको देते थे। Decisions were made on the spot with direct voting. वहां पे ऑन द स्पॉट डायरेक्ट जो डिसीजन थे वो होते थे वहीं पे खड़े हुए, ये चीज हमें मंजूर है, ये नहीं मंजूर है। और जो हाथ खड़े करते थे, मेजोरिटी कह देती थी ये चीज होनी चाहिए, वहीं पे हो जाती। इसके अंदर ये वोटिंग का इसका सिस्टम बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग होती है मेजोरिटी के बेस। आजकल के दौर की अगर इसकी बात की जाए, इस मॉडल की, इस क्लासिकल मॉडल की या एथेनियन या डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो आजकल ये दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, बस सिवाय चंद जो एरियाज हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, ये सिर्फ वहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर, जो स्विट्जरलैंड कंट्री है, ये उनके कुछ एरियाज हैं, कैंटन्स जिसे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुछ, वहां पे ये डायरेक्ट वोटिंग होती है आजकल। अदरवाइज कहीं भी आजकल डायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम नहीं है, अभी इनडायरेक्ट वोटिंग आ गई है। तो हम नेक्स्ट मॉडल में पढ़ेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो ये था क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी या एथेनियन डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था आज से 3000 साल पहले ये एथेंस सिटी स्टेट होती थी, छोटे सिटी स्टेट होते थे, वहाँ के लोग बाहर आते थे और वो जो 20 ईयर से अबव मेल होते थे, वो वहाँ पे और स्पॉट डायरेक्ट वोटिंग के जरिए चीजों को डिसाइड करते थे कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। उसे कहते हैं क्लासिकल मॉडल या एथेनियन मॉडल कहते हैं। ठीक है, और ये आजकल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। ठीक है, मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, उसमें पहला जो मॉडल था वो क्लासिकल या एथेनियन या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल। ठीक है, तो कम ऑन अनदर मॉडल दैट इज प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी क्या? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी।
It emerged in 17th, 18th century in Europe, where democracy was seen less as a mechanism through which the public could participate in political life and more as a device through which citizens could protect themselves from the encroachments of the government. ये जो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मॉडल है या टाइप है, ये इमर्ज हुआ था 17 और 18 सेंचुरी में, जब यूरोपियंस को इस चीज की जरूरत पेश आई कि उनको पॉलिटिकल राइट्स तो मिलने ही चाहिए, बट साथों साथ उनकी फंडामेंटल राइट्स को भी कोई प्रोटेक्ट करे। ये वहां से इसकी इमर्जेंस हुई। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ये उसी दौर का है। जॉन लॉक प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का फाउंडिंग फादर है। जब उसने कहा था कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इसकी हिफाजत करना गवर्नमेंट का फर्ज है, और अगर कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को अचीव नहीं कर पाती तो लोगों का ये राइट होगा कि लोग उससे टॉपल डाउन करें। ये वो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी है। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे। क्या करे? प्रोटेक्ट करे उनके राइट्स को, ठीक है। और गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच ना करे, इंक्रोचमेंट ना करे। इंक्रोचमेंट कहते हैं कब्जा करना। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कंट्रोल में लाना, अपने कब्जे में लाना, इंटरफेरेंस करना। तो जो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी है, इट बिलीव्स इंडिविजुअल्स के जो राइट हैं, इंडिविजुअल्स के जो राइट हैं, इंडिविजुअल्स के जो फंडामेंटल राइट हैं, इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम्स हैं, उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे। इसलिए इसे प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी कहते हैं। उनका मतलब है कि गवर्नमेंट का फंक्शन होता है क्या करना? इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना। और वो कैसे कर सकती है? जब वो इंडिविजुअल्स के राइट में इंटरवीन नहीं करे, वो इंक्रोच नहीं करे, तब तक वो उसे कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। ओके। सेकंड, the right to vote was based on the existence of nature rights and particular on the right of property. प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के अंदर जो वोटिंग का राइट था, वो नेचुरल राइट के बेस पे था। नेचुरल राइट की बात की थी जॉन लॉक ने, जब उसने कहा था लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी नेचुरल राइट है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल के ये नेचुरली हैं, ये पैदा होते ही तीन चीजें मिली हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। तो इंडिविजुअल के इन तीन मामलात में किसी भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है, वो इनके दरमियान कोई इंक्रोचमेंट नहीं ला सकती। और वोट कास्ट करने का हक किसको होगा? वो रखा गया था प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर। किसके ऊपर? प्रॉपर्टी, यानी जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज कहते हैं। क्या? पहले रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, और बाद में ये चेंज हो गई थी यूनिवर्सल के अंदर। ठीक है। सेकेंडली, इसके फीचर देखें तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट ऑपरेटिंग थ्रू इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। कंसेंट हमने लिबरलिज्म के अंदर पढ़ा था। कंसेंट का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। यानी प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ आती है, यानी वो डिक्टेटर्स नहीं होती। लोग उसे अपनी मर्जी से लेके आते हैं, लोगों की मर्जी से हुकूमत आती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी हम कहते हैं। ठीक है, इसे गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इंडिविजुअल खुद उसे इलेक्ट करके लाते हैं, जैसे हम अपनी गवर्नमेंट को आजकल इलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग थ्रू द इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। और क्या होता है? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के अंदर वो ऑपरेट कर रही होती है। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का मतलब ये होता है, जैसे आजकल है हमारे यहाँ, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं? वोट देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? असेंबली के अंदर बैठते हैं और वो वहीं पे डिसाइड करते हैं। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। ये टोटल अपोजिट है एथेनियन डेमोक्रेसी का। एथेनियन डेमोक्रेसी के अंदर इनडायरेक्ट असेंबली नहीं होती थी, वहां पे डायरेक्ट असेंबली होती थी। वहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके नहीं भेजते थे, बल्कि लोग खुद रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे और खुद सारी चीजें डिसाइड करते थे। बट प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? कि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली होती है, यानी लोग म्यूचुअल कंसेंट से खुद अपने जो मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको इलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं और वो वहां पे डिसाइड करते हैं, वो वहां पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। एंड इट एडवोकेट्स यूनिवर्सल सफरेज।
यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है, यानी जो भी 18 साल का बंदा है उसको वोट का हक होगा। ही कैन कास्ट वोट। 18 साल का बंदा, चाहे 18 साल से ऊपर वो जैसा भी है, वो पढ़ा है, अनपढ़ा है, जैसे एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड, जो भी है, वोट देना उसका राइट है। इसको हम पढ़ेंगे आगे मॉरल जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मॉरल जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है कि यूनिवर्सल सफरेज होती है, यानी सबको। एंड देयर आर रेगुलर एंड कम्पिटिटिव इलेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा इलेक्शंस होते रहते हैं, रेगुलर और कम्पिटिटिव होते हैं, यानी वो हर 4 साल 5 साल के बाद इलेक्शंस भी होते रहेंगे। उसके अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आपस में कम्पीट भी करती रहेंगी, ठीक है। ये होता है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। क्या? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, यानी कि वो डेमोक्रेसी जो लोगों के इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जो लोगों की म्यूचुअल कंसेंट से आए, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इनडायरेक्ट इलेक्शंस के साथ भेजें असेंबली में, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। क्या? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, ठीक है। ये था प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। ये सेकंड मॉडल है जो आजकल चल रहा है, वो ये है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, ठीक है। ओके, एंड द थर्ड वन इज डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। क्या? डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, ये एक थर्ड मॉडल है डेमोक्रेसी का, ठीक है, टाइप है। इसका मतलब क्या होता है? इट मेन कंसर्न इज विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल्स पे फोकस किया जा रहा था, बट डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी के अंदर कम्युनिटी को फोकस किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल के राइट भी प्रोटेक्ट हों और पूरी कम्युनिटी के राइट्स भी प्रोटेक्ट हों। उसे कहते हैं डेवलपमेंटल क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। अगर आपको रूसो याद हो, उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जर्नल वेल का, वो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात की, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल्स के साथ साथ कम्युनिटी के राइट्स भी जो हों वो भी प्रोटेक्ट हों, ठीक है। ओके, इट बिलीव दैट सिटीजंस आर फ्री only when they participate directly in continuously in shaping of their life of community। यानी इट बिलीव के जो इंडिविजुअल्स हैं वो तब फ्री होते हैं जब वो कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, यानी वो कम्युनिटी के लिए जो अच्छे डिसीजन ले रहे होते हैं इंडिविजुअल्स तभी फ्री होते हैं, ठीक है। इट वाज एडवोकेटेड बाय द रूसो इन हिज जर्नल वेल। जब रूसो ने जर्नल वेल की बात की थी, तो उसके अंदर हम इसको लेके आते हैं कि इसकी इस डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात बेसिकली रूसो ने की। रूसो टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, where he said that along with the protection of individuals, the interest of community is also important। उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उसको भी नॉरिश किया जाए, ठीक है। तो ये 3 मॉडल थे जो आपने पढ़े डेमोक्रेसी के। पहला था एथेनियन या क्लासिकल, जिसके अंदर डायरेक्ट वोटिंग होती थी और लोग वहां पे वोट करते थे, और ये पुरानी थी, एग्जिस्ट नहीं करती। फिर प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी आई, जो बिलीव करती थी कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की मिनिमम इंटरवेंशन होनी चाहिए इंडिविजुअल राइट्स के अंदर, उसमें इलेक्शंस होने चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए और यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए। और फिर तीसरा मॉडल है डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, विच बिलीव्ड के जो गवर्नमेंट है वो ना फकत इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, बल्कि वो कम्युनिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे। कम्युनिटी के राइट्स भी इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, ठीक है। तो आजकल जो मॉडल चल रहा है वो प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल, ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है। दोनों के अंदर एक काम हो रहा है, ठीक है। ये आपने पढ़ा मॉडल्स। अभी हम आ जाते हैं मॉरल जस्टिफिकेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है, ठीक है। मुस्तफा, बच्चे आप क्वेश्चन लिख लें, मैं आखिर में अनम्यूट करूंगा तो फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, मॉरल जस्टिफिकेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है, तो व्हाट डज मीन बाय मॉरल, ठीक है। देखें, ये मैंने पहले भी इस पे डिस्कस किया था, ये क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। मॉरल जस्टिफिकेशन, मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि व्हाई डेमोक्रेसी सपोर्ट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी। क्यों पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करती है कि सारे पॉलिटिकल इक्वल हैं, लोग पढ़ा अनपढ़ा इक्वल है, उसके वोट की कीमत इक्वल होगी। व्हाई? and why everyone should be given equal political opportunity? Why democracy believe
कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। क्यों कहती है ये? डेमोक्रेसी के अंदर क्यों बात है ये? और कोई भी मॉडल ऐसी बात नहीं करता, ये सिर्फ डेमोक्रेसी करती है। इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है? ठीक है, why everyone is equal on political grounds regardless of education, age, skill, color, etc. यानी कि डेमोक्रेसी कहती है कि भाई लोग जो हैं वो अपने कलर, कास्ट, स्किल, एजुकेशन को हटके इक्वल हैं। यानी कि पीएचडी होल्डर का भी एक ही वोट, उसके वोट की भी वर्थ एक है, एक इलिटरेट बंदे की भी एक है, स्किलफुल की भी एक है, जाहिल की भी एक है, पढ़ा लिखा का वोट की भी वही कीमत है, ना पढ़े लिखे लोग की भी वही कीमत है। वाई? क्यों? ये मॉरल जस्टिफिकेशन इसके बारे में डेमोक्रेसी क्यों भाई? जैसे इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज अमल है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। ठीक है, ये जो गिना जाने वाला सीन है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है डेमोक्रेसी के ऊपर? क्यों डेमोक्रेसी कहती है कि भाई लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने चाहिए, सबके वोट बराबर होने चाहिए, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है? ये मॉरल जस्टिफिकेशन है डेमोक्रेसी की। इसके बारे में क्या डेमोक्रेसी अपनी मॉरल जस्टिफिकेशन देती है, इसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये है वाई people should be treated equally, either they are literate or illiterate. So it is because all individuals have equal moral worth, means they are born free. Life, liberty and property are their natural rights. इस वजह से डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी को एडवोकेट करने वाले जो लोग हैं वो ये बिलीव रखते हैं कि हम इसलिए कहते हैं कि सारे लोग बराबर हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इक्वल मोरल वर्थ है। ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, सारे इंडिविजुअल्स इक्वल हैं, उनकी सारों की इक्वल मोरल वर्थ है। यानी जो इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं वो सारे आजाद होते हैं। पैदा होते हुए कोई काला कोई गोरा नहीं होता, पैदा होते हुए कोई पढ़ा लिखा कोई अनपढ़ नहीं होता, पैदा होते हुए कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता, सारे बराबर होते हैं। तो चूंकि पैदा होते हुए सारे बराबर हैं, तो इसलिए सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और डेमोक्रेसी के पास यही जस्टिफिकेशन है मॉरल, कि हम इसलिए डेमोक्रेसी कहती है कि भाई सारे लोगों को बराबर वोट का हक होना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग सारे बराबर पैदा हुए हैं। ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, बॉर्न फ्री। तो क्योंकि वो फ्री हुए हैं, इक्वल पैदा हुए हैं, तो उनमें हम कभी भी जो है प्रेजुडिस है या उसमें कभी भी हमको इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकते, क्योंकि सारे बराबर पैदा हो गए हैं। इस वजह से डेमोक्रेसी कहती है कि उसके मानने वाले कहते हैं कि सबको बराबर राइट होने चाहिए, एंड दिस इज द मॉरल जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये डेमोक्रेसी की मॉरल जस्टिफिकेशन। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके अंदर है कि डेमोक्रेटाइजेशन, व्हाट डज मीन बाय द डेमोक्रेटाइजेशन। और फारूक आप क्वेश्चन लिख लें, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, आप मुझे जवाब पूछें। डेमोक्रेटाइजेशन क्या? डेमोक्रेटाइजेशन, व्हाट डज मीन बाय डेमोक्रेटाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस टू मेक अ स्टेट डेमोक्रेटिक। यानी किसी स्टेट को डेमोक्रेटिक बनाने के प्रोसेस को डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। यानी जब भी कोई स्टेट डेमोक्रेटिक हो रही होती है, उस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है? डेमोक्रेटाइजेशन इज अ प्रोसेस टू मेक अ स्टेट अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन। दिस इज डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजेशन कैसे होती है? स्टेट्स कैसे डेमोक्रेटिक बनती हैं? क्या तरीकेकार होता है? तो इसलिए क्या होता है कि इट इज बिलीव दैट स्टेट्स आर डेमोक्रेटाइज्ड थ्रू टू मींस ऑफ मॉडल। दो मॉडल्स हैं स्टेट्स को डेमोक्रेटाइज करने के। ठीक है, उनको डेमोक्रेटिक बनाने के दो मॉडल्स दिए जाते हैं कि स्टेट किसी को अगर डेमोक्रेटिक बनाना है तो उसके दो तरीके कार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सुने गौर से आप। ठीक है, ओके, कि डेमोक्रेटिक स्टेट कैसे होती है या उसको कैसे बनाया जाए। अचानक तो नहीं होती, उसको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। जो डेमोक्रेटाइजेशन है उसके दो मॉडल्स हैं, दो तरीकों से डेमोक्रेटाइजेशन की जाती है स्टेट के। द फर्स्ट मॉडल इज कॉल्ड टॉप डाउन मॉडल।
क्या, टॉप डाउन, यानी ऊपर से नीचे जिसे टॉप डाउन मॉडल। इन दिस फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस आर मेड डेमोक्रेटिक, इम्पार्शियल एंड अकाउंटेबल। ये क्या प्रोसेस है? ये इस मॉडल के अंदर पहले इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टेट के, यानी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, पहले उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है, उनको इम्पार्शियल बनाया जाता है, उनको डेमोक्रेटिक बनाया जाता है, लोगों पे फोकस नहीं किया जाता। ये मॉडल कहता है कि अगर इंस्टीट्यूशंस ठीक होंगे तो लोग ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक हो जाएंगे। टॉप डाउन मॉडल ये कहता है। तो फोकस ये रखते हैं ये लोग, कहते हैं कि भाई आप इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें, लोग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। एक ये आर्ग्यूमेंट है टॉप डाउन मॉडल का। और दूसरा मॉडल है बॉटम टॉप मॉडल। इट इज द अपोजिट ऑफ टॉप डाउन मॉडल, यानी बॉटम टू टॉप मॉडल। ऑन कंट्रारी टू अबव यानी टॉप डाउन मॉडल, in this model people are trained to be democratic. They are given education and political socialization. ये बिलीव करता है कि भाई आप इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटिक नहीं बना सकते जब तक आप लोगों को डेमोक्रेटिक नहीं बनाते, जब लोगों को ट्रेंड नहीं करते, उनको एजुकेशन नहीं देते, उनकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं करते, आप तब तक डेमोक्रेसी को नहीं इवॉल्व करवा सकते। ये टोटल अपोजिट बात करता है उसकी। टॉप डाउन मॉडल कह रहा था कि इंस्टीट्यूशन ठीक होंगे, जब इंस्टीट्यूशन ठीक हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली आ। और ये जो बॉटम टॉप मॉडल है, इट बिलीव्स के जो आप कहें इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो सबसे पहले आप उनको डेमोक्रेटिक बना लें तो आप जो है लोगों को डेमोक्रेटिक, जो स्टेट्स हैं उनको डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो दो पोजीशंस हैं, इसको समझें जरा। डेमोक्रेटाइजेशन के दो मॉडल्स हैं। First one believe that first institution should be made democratic, accountable, impartial, honest, transparent, like executive, legislature, judiciary. If institutions are made accountable, impartial, and democratic, then people will automatically be democratized. ये टॉप डाउन मॉडल बिलीव करता है। बॉटम टॉप मॉडल बिलीव करता है कि नो, ऑन कंट्रारी इट बिलीव्स दैट फर्स्ट people should be made democratic, people should be trained, people should be educated, people should be politically socialized। और जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि डेमोक्रेसी क्या है, तब तक आप डेमोक्रेसी को इवॉल्व नहीं करा सकते। ठीक है, ये दो मॉडल हैं जो दिए जाते हैं डेमोक्रेटाइजेशन के ऊपर। अब इंटरेस्टिंग बात है, नो इंटरेस्टिंग, ओके। अभी आते हैं, यानी आपने टॉप डाउन और बॉटम टॉप मॉडल देख लिया, तो अभी पाकिस्तान पे करेंगे कि पाकिस्तान पे कौन सा मॉडल यूज किया गया सबसे पहले। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब है कंडीशन डेमोक्रेसी की क्या रही है। देखें, पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग कंट्री है, स्टेट है डेमोक्रेसी के साथ, बट नॉट एज ए ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट। अभी तक पाकिस्तान एक ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बन पाया। ये स्ट्रगलिंग पोजीशन के अंदर है कि हम डेमोक्रेटिक बने। ठीक है, क्या बने हम। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देख लें तो आपको बखूबी पता चल जाएगा मार्शल लॉज और सिविलियन गवर्नमेंट्स का। पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉज लगे हैं और कम ही दौर रहा है जब सिविलियन गवर्नमेंट रही है। इट मीन्स के पाकिस्तान फुली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, पर पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाए। ठीक है, तो इशू क्या हुआ है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक स्टेट, ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट ना बनने के लिए? उसकी एक एक्सप्लेनेशन ये है कि पाकिस्तान में टॉप डाउन मॉडल ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हैज बीन यूज्ड। पाकिस्तान में कौन सा मॉडल यूज किया गया? टॉप डाउन, यानी कोशिश की गई कि पहले इंस्टीट्यूशंस को बनाएं आप डेमोक्रेटिक, फिर आप इंडिविजुअल्स को बनाएं, जिसकी वजह से आज तक हम स्ट्रगलिंग पोजीशन के अंदर हैं। यानी यहाँ पे ये फोकस ही नहीं किया गया कि पहले इंडिविजुअल्स को डेमोक्रेटिक बनाएं, और इंडिविजुअल्स जब डेमोक्रेटिक बन जाएंगे, लोग डेमोक्रेटिक बन जाएंगे, तो आपके इंस्टीट्यूशंस भी डेमोक्रेटिक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के साथ बड़ा एक डिलेमा रहा है हमेशा से कि पाकिस्तान को डेमोक्रेटाइज करने की जो कोशिश की गई है वो टॉप डाउन मॉडल से की गई है, वो बॉटम टॉप मॉडल से नहीं की गई। यानी यहाँ के लोग डेमोक्रेटिक नहीं है, गॉट इट, यहाँ के लोग। और सिमिलरली इंडिया का भी यही केस है, इंडिया भी बॉटम टॉप मॉडल से नहीं गया।
यानी उसके भी इंस्टीट्यूशंस तो आपको ईमानदार नज़र आएँगे, बट जो वहाँ के लोग होंगे, वो अभी भी आपको एक्सट्रीमिस्ट नज़र आएँगे, अभी भी आपको रिलीजियस नज़र आएँगे। उनके अंदर कोई सेक्युलरिज़्म की तरीक़ेकार नहीं है, ठीक है? ये क्या इश्यू है? ये इश्यू है टॉप डाउन मॉडल का। तो पाकिस्तान, इंडिया, इवन के बांग्लादेश के अंदर भी आप देखें तो मॉडल कौन-सा यूज़ किया गया है? टॉप मॉडल, टॉप डाउन, यानी इंस्टीट्यूशंस को बनाएँ और फिर इनको। इस वजह से हमारे लोग अभी तक आप देखेंगे हमारी स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं बन पाई है, ठीक है? तो अगर बॉटम टॉप मॉडल इस्तेमाल किया जाए, तो हो सकता है कि आज कंडीशन बहुत ही डिफरेंट होती। क्यों? क्योंकि जो लोगों के एटीट्यूड्स के अंदर जब फ़र्क आ जाता ना, तो फिर डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती थी। मिसाल के तौर पर आप अमेरिका देखें, आप यूनाइटेड किंगडम देखें, आप यूरोपियन स्टेट्स देखें जहाँ पे डेमोक्रेसी इवॉल्व हो गई है, वहाँ पे बॉटम टॉप मॉडल इस्तेमाल किया गया था। बॉटम टॉप यानी वहाँ के लोग डेमोक्रेटिक हैं। जब लोग डेमोक्रेटिक होंगे तो इंस्टीट्यूशंस ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक बनेंगे, ठीक है? जब सिर्फ इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक होंगे और लोग नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो वहाँ के लीडर्स होते हैं, वो लोगों को आराम से एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। जैसे मोदी ने किया, ठीक है? लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाके। तो क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, शऊर नहीं होता है, तो लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, लोग यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो ये पाकिस्तान के अंदर पोजीशन है अभी स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी की कि टॉप डाउन मॉडल इस्तेमाल हुआ है हमारे यहाँ। हमारे लोग आपको डेमोक्रेटिक नहीं नज़र आएँगे। इदारों पे हमेशा कोशिश की जाती है कि इदारे ठीक करो, इदारे ठीक करो। इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं की गई कि इनको एजुकेशन दो, इनको शोर दो, इनके अंदर कोई वो चीज़ें लाई जाएँ, ठीक है? जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जिसको फॉलो किया था। गॉट इट? तो ये था जनाब आपका आज का जो हमारा ये मैं आपको बता दूँगा जो हमारा लेक्चर था, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने पढ़ा सबसे पहले कि व्हाट डज़ मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ओरिजिन हमने पढ़ी कि ये एथेंस से वर्ड निकला है, ग्रीक से वर्ड निकला है। डेमो एंड डेमोस यानी पीपल एंड क्रेटोस यानी रूल ऑफ पीपल। और फिर हमने पढ़ा कि इसकी मीनिंग डिफरेंट दी जाती है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, मेजॉरिटी रूल ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। और फिर हमने फीचर्स पढ़े कि इसका एक फीचर है पॉलिटिकल इक्वलिटी और दूसरा है इसका मेजॉरिटी रूल। और थर्डली हमने पढ़ा कि इसके मॉडल्स हैं, एक मॉडल है इसका एथेनियन या क्लासिकल डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो एथेंस में होता था पुराने दौर में 3000 साल पहले जब लोग वहाँ पे डायरेक्टली अपनी चीज़ें खुद इलेक्ट करते थे और वहीं पे डिसाइड करते थे। और फिर हमने प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी पढ़ा कि जिसका मतलब ये 17 और 18 सेंचुरी में आई, इसका मकसद था इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? और मिनिमम इंटरवेंशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की इंडिविजुअल अफेयर्स के अंदर। और फिर हमने डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी पढ़ा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल के राइट्स को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में पूरी कम्युनिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है? कम्युनिटी भी प्रोटेक्ट करे, जो पूरे कम्युनिटी है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और फिर हमने पढ़ा कि मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है डेमोक्रेसी की, तो उसने कहा कि डेमोक्रेटिक बिलीव रखते हैं कि चूंकि इंडिविजुअल्स आज़ाद पैदा हुए हैं, सारे ऑल मेन आर बॉर्न फ्री, तो दे शुड बी गिवन इक्वल पॉलिटिकल इक्वलिटी, वो अपने लोग को इलेक्ट कर सकें, ब्रॉडकास्ट कर सकें, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और फिर हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस टू मेक अ स्टेट डेमोक्रेटिक। और फिर हमने पढ़ा कि दो मॉडल्स यूज किए जाते हैं, एक है टॉप डाउन एक मॉडल है जिसके अंदर पहले इंस्टीट्यूशंस को आप मजबूत करें, डेमोक्रेटिक बनाएं, फिर आप इंडिविजुअल्स को बनाएं। और उसके अपोजिट एक मॉडल है जिसे कहते हैं बॉटम टॉप मॉडल है, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स पहले डेमोक्रेटिक एजुकेटेड लिटरेट होने चाहिए और जिसकी वजह से फिर ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशंस आपके बन जाएंगे। फिर हमने केस स्टडी की पाकिस्तान की और हमने देखा कि पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग स्टेट रही है डेमोक्रेसी के लिए, कंप्लीट नहीं बनी है। हमारे एक्सपीरियंसेस शो कर रहे हैं कि मार्शल लॉज यहाँ पे ज़्यादा रहे हैं, सिविलियन गवर्नमेंट्स कम रही हैं। तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन ये है फेलियर की डेमोक्रेसी की, या जो कंसोलिडेट नहीं हो पाई कि हमने जो मॉडल यूज़ किया है डेमोक्रेटाइजेशन का, वो थोड़ा-सा फ्लॉड था, यानी कि टॉप डाउन मॉडल, कि हमने कहा कि पहले आप इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें, फिर इंडिविजुअल्स को, और हमने इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं किया, हमने इंस्टीट्यूशन पे किया और अभी तक भी यही सीन चल रहा है, जिसकी वजह से हम एक ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट अभी तक नहीं बन पाए हैं, ठीक है? ये था हमारा जो था मॉडल था, जिसको हम